तो जे क्वेरी की क्लास में हम लोगों ने लास्ट टाइम तक जो पढ़ा था वो था ये। कल हमने इसकी फर्स्ट क्लास की थी। जे क्वेरी के हमने कुछ बेसिक यूजेस के बारे में समझा था कि जे क्वेरी कैसे काम करता है, कैसे वो यूटिलाइज होता है, कैसे उसको लिंक करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम एक प्रोग्राम बनाया था। इसके अंदर यहाँ पे हमने देखिए जे क्वेरी को कैसे लिंक किया था, इस तरह से। फिर जे क्वेरी की कोडिंग हमने कुछ इस तरह से की थी। फिर हम लोगों ने स्टाइल थोड़ी सी लिखी थी और ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था। ये प्रोग्राम का जो आउटपुट था वो कुछ ऐसा था, देखिए। रन कराते हैं हम इसके प्रोग्राम को। तो इसका प्रोग्राम हमें ब्राउज़र पर रन कराना होगा। तो ये ओपन हुआ। यहाँ पे देखिए स्लाइड अप पे क्लिक करने पे ये ऊपर जा रहा था, स्लाइड डाउन पे क्लिक करने पे ये नीचे आ रहा था, और स्लाइड टॉगल पे क्लिक करने पे दोनों ही काम हो रहे थे। उसी से अप जा रहा था और उसी से डाउन जा रहा था। ये होता है हमारा स्लाइड। बट अभी हम जे क्वेरी की कुछ, अब देखो जे क्वेरी का बेसिक पर्पस क्या है। जे क्वेरी का पर्पस है अच्छा सा डिजाइन बनाना, अपने पेज को और इंटरेक्टिव बनाना, अपने स्ट्रक्चर को, अपने यूआई को, अपने पेज को प्रेजेंट करने के तरीके को और बेहतर बनाना, और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना। पर्पस यही है। तो शुरुआत से इसको समझिए। अगर जे क्वेरी के हेल्प से हमें, जे क्वेरी के कुछ फंक्शन होते हैं जिनको हमें आज समझना है। तो जे क्वेरी के जो फंक्शन होते हैं, पहला फंक्शन होता है वैल, ठीक है। एक्चुअली सबसे पहला फंक्शन होता है डॉलर। डॉलर, ये डॉलर फंक्शन जो है क्या करता है, देखिए। एक नया प्रोग्राम मैं बना रहा हूं जे क्वेरी का। तो प्रोग्राम 2.html, यहां पे लिखा मैंने html टैग, हेड टैग, बॉडी टैग, और यहां पे शुरुआत होगी सबसे पहले आपको स्क्रिप्ट टैग से अपने जे क्वेरी के फाइल को लिंक करना है। तो जे क्वेरी डैश 3.6.1 डॉट मिन डॉट जेएस, इस फाइल को लिंक करना है। मैंने कल समझाया था दोनों फाइल में डिफरेंस क्या है, आप दोनों को ही लिंक कर सकते हैं, लेकिन किस फाइल से क्या बेनिफिट है हमने ये समझाया था कल अच्छे से। तो अभी हम लोग स्क्रिप्ट में आते हैं और हम शुरुआत करते हैं डॉलर फंक्शन से। ये डॉलर फंक्शन क्या होता है? डॉलर फंक्शन का मेन पर्पस होता है सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट। किस एलिमेंट पर परफॉर्म करना है ये ऑपरेशन, ये सिलेक्शन कौन करता है? डॉलर। डॉलर लिखो या जे क्वेरी लिखो, एक ही बात है। बट जे क्वेरी का क्यू कैपिटल रहेगा, जे स्मॉल में रहेगा। जावास्क्रिप्ट अगर आपको याद है, जावास्क्रिप्ट के रूल्स आपको अगर याद हैं, तो जावास्क्रिप्ट के रूल्स ये थे कि डॉलर, सॉरी, मैं जे क्वेरी की बात कर रहा था, इस शब्द की। तो जावास्क्रिप्ट के रूल्स क्या थे? जावास्क्रिप्ट के रूल्स थे कि हमें कैमल केस में लिखना होता था। अगर आपको याद है गेट एलिमेंट बाई आईडी, जिसके अंदर हम लोग गेट स्मॉल में लिखते थे, एलिमेंट का ई कैपिटल, बाई का बी कैपिटल, आईडी का आई कैपिटल, इस तरह से हम लोग एक पूरा लिखते थे। तो ये पार्ट था हमारा एक कैमल केस का। ऐसे यहाँ पे फॉलो करना है। तो डॉलर इज इक्वल टू जे क्वेरी। तो यहाँ पे चाहे डॉलर लिखो चाहे जे क्वेरी लिखो। अब ये क्या डिफरेंस है देखिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉलर। डॉलर एक फंक्शन है। डॉलर फंक्शन के अंदर लिखा मैंने डॉक्यूमेंट। डॉलर के बारे में मैंने बताया ये क्या करता है, ये सिलेक्शन करता है एलिमेंट का। एलिमेंट का सिलेक्शन किया इसने, तो डॉलर ऑफ डॉक्यूमेंट के अंदर हमने यहाँ पे जो डॉलर के अंदर जो डॉक्यूमेंट पास किया है, डॉक्यूमेंट का मतलब होता है हमारा पूरा पेज। जो हमने पूरा पेज अपना है वो किसके अंदर पास कर दिया है? डॉलर के अंदर। मतलब इसके बाद हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो ऑपरेशन किसके ऊपर परफॉर्म होगा? पेज के ऊपर। तो पेज के रेडी होने का मतलब क्या होता है? रेडी का मतलब होता है पेज का लोड हो जाना। इस चीज को भी आपको हम समझाएंगे। देखो एक एग्जाम्पल के साथ। इसके अंदर हमें एक फंक्शन कॉल करना होता है। इस फंक्शन को कॉल बैक या हैंडलर फंक्शन कहते हैं। इसको आप कॉल बैक फंक्शन भी कह सकते हैं, इसको आप हैंडलर फंक्शन भी कह सकते हैं। दोनों में से जो चाहे आप कह सकते हैं, दोनों ही सही हैं। तो कॉल बैक या हैंडलर।
अब आगे देखिए, अब मैंने यहां पे लिखा अलर्ट ओके, चेक करते हैं, आउटपुट में आए, प्रोग्राम को रन कराया और आउटपुट में देखिए क्या आया, ओके। बट डिफरेंस है, इस डिफरेंस को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। ये डिफरेंस आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इस डिफरेंस को बहुत गौर से देखना पड़ेगा। देखिए, अगर मैंने यही वाला अलर्ट उठा करके डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के ऊपर लिखा स्क्रिप्ट के अंदर, बट डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के बाहर लिखा, ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में जब आप पेज को यहां रिफ्रेश करेंगे तो अलर्ट तो आएगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा, पेज अलर्ट तो आएगा बट पेज तभी भी लोड हो रहा होगा। देखिए, मैंने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने पर अलर्ट में ओके तो आ गया, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इस हिस्से का जो पेज है यहां पे दिख रहा है कि अभी लोडिंग हो रही है, मतलब अभी जो है पेज पूरी तरह लोड नहीं हुआ है और अलर्ट पहले ही आ गया है। समझने वाली बात क्या है, पेज लोड नहीं हुआ है और अलर्ट पहले ही आ गया है। ओके करते हैं, लोडिंग बंद हो गई। अब क्या करते हैं, हम यही वाला अलर्ट उठा के डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर डालते हैं। अगर हम डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर यही वाला अलर्ट रखते हैं और इस बार मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं, इस बार ध्यान से देखिए, अलर्ट आया है और पेज लोड नहीं हो रहा है। आप इस बात को देख पा रहे हैं ना कि पेज लोड नहीं हुआ है, मतलब पेज एक्चुअली लोड हो चुका है, लोड हो नहीं रहा है। करंट टाइम पर पेज लोडेड है फुल्ली। तो समझने वाली बात क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर, मतलब डॉलर ऑफ डॉक्यूमेंट उसका रेडी, उसके फंक्शन के अंदर आप जो भी कोडिंग करते हैं वो कोडिंग कब एग्जीक्यूट होती है, जब हमारा पेज फुल्ली लोड हो चुका होता है। अगर हमारा पेज फुल्ली लोड हो चुका है तो मतलब ये एक तरह का बेनिफिट है, जिस बेनिफिट से आप क्या कर सकते हैं, आप वो सारे काम तब ऑपरेट कर सकते हैं, तब परफॉर्म कर सकते हैं जब पेज लोड हो चुका हो। अब पेज अगर लोड ही नहीं हुआ होगा और आपकी कोडिंग पहले ही चल जाएगी, मान लो आपने नीचे एक H1 बनाया है और वो H1 अभी आउटपुट में आया नहीं है और पहले से ही आपका जो है अलर्ट आ जाए या कोडिंग चल जाए, तो इस वाले पार्ट को जो है हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट रेडी से हैंडल करते हैं। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है आपका। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं अगले फंक्शन की। ये सिलेक्शन होता है। अब इस सिलेक्शन में यहां पर आईडी सिलेक्टर भी वर्क करता है, मतलब सीएसएस के जो सिलेक्टर्स होते हैं ना वो सारे वर्क करते हैं, जैसे आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, टैग सिलेक्टर, चाइल्ड सिलेक्टर, ये सारे सिलेक्टर काम करते हैं यहाँ पे। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोगों का अगला फंक्शन है वैल। वैल से क्या होता है, वैल फंक्शन से दो काम होते हैं, एक किसी इनपुट बॉक्स की वैल्यू को सेट करना या इनपुट बॉक्स की वैल्यू को गेट करना। तो मैंने यहाँ पे बनाया, एक लिखा एंटर योर नेम और यहाँ पे बनाया मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट और आईडी T1। फिर मैंने एक बटन बनाई और बटन में लिखा जस्ट सेव। देखिए, बटन की आईडी दी मैंने btn1। तो अब यहां पे btn1 का क्लिक बनाऊंगा मैं, तो $#btn1 का क्लिक। अब कैसे बन रहा है ये काम, कैसे कर रहा है ये क्लिक, भी एक बिल्ट इन फंक्शन है और डॉलर के अंदर मैंने इस बार डबल कोट्स लगाए हैं। यहां पे डबल कोट्स नहीं लगाए थे क्योंकि डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट होता है, वेरिएबल होता है। यहां पे डबल कोट्स लगाए हैं क्योंकि आईडी एक स्ट्रिंग है, आईडी को मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा है। और आईडी को कैसे पहचानते हैं, हैश से, सीएसएस के टाइम से आपको पता है। तो बटन का क्लिक इवेंट बनाया, इसके अंदर अगर मैं अलर्ट ओके लिखूं तो ये अलर्ट कब आएगा, जब हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अभी देखो, मैंने इस बटन के ऊपर क्लिक करा तो आउटपुट में क्या आया, ओके। बहुत सिंपल है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ओके आ रहा है। अभी ये ओके हटाया मैंने यहां से। अब मुझे क्या करना है, ये जो डेटा है टेक्स्ट के अंदर कुछ लिखना है मुझे। तो टेक्स्ट बॉक्स की आईडी क्या है, T1।
मैं चाहता हूं इसके ऊपर जब क्लिक हो तो मेरा नाम इसमें अपने आप लिख जाए, अपने आप लिख जाए। तो कैसे? बटन के क्लिक पे मैंने लिखा $T1.val और वेल के अंदर मैंने लिखा हिमांशु कश्यप। देखिए मैंने लिखा वेल के अंदर हिमांशु कश्यप। वेल फंक्शन मतलब वैल्यू। अब देखिए ध्यान से, यहां मैंने सेव के ऊपर क्लिक किया तो सेव पे क्लिक करते ही बॉक्स के अंदर मेरा नाम लिख के आ गया। रिफ्रेश किया तो बॉक्स के अंदर का नाम चला जाएगा, लेकिन जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा बॉक्स में मेरा नाम आ जाएगा। तो बॉक्स में या किसी भी एलिमेंट के अंदर कोई वैल्यू लिखने के लिए वैल का इस्तेमाल करते हैं, बट वो एलिमेंट फॉर्म का एलिमेंट होना चाहिए। ये यहां पे एक कंडीशन है। मतलब फॉर्म का एलिमेंट कौन होता है? जैसे टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, टेक्स्ट एरिया, बटन, सेलेक्ट बॉक्स, है ना, चेक बॉक्स, इनपुट टाइप डेट, इनपुट टाइप नंबर, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इस तरह की चीजें क्या होती हैं? फॉर्म के एलिमेंट होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग मैसेज चैट में मैसेज कर सकते हैं या फिर अपने माइक ऑन करके बता सकते हैं। देखिए अब बात आती है कि ये तो हो गया बॉक्स के अंदर लिखना। मतलब ये बॉक्स था, इसके अंदर मुझे कुछ लिखना था तो मैंने सेव पे क्लिक किया, मैंने कमेंट कर दिया, अच्छा कोड है, तो सेव पे क्लिक किया, लिख जाता था। अब मान लो किसी ने इसके अंदर ये लिखा है ABC हेलो, मुझे सेव पे क्लिक करने पर जो इसके अंदर लिखा है वो चाहिए, वो वैल्यू गेट करनी है, वो वैल्यू रिसीव करनी है, पता करना है कि क्या लिखा गया है। तो क्या करेंगे? अब इस केस में हम यहां पर एक बटन के नीचे एक पैराग्राफ टैग बनाएंगे जिसकी आईडी लेंगे पैरा1 और एक अगले फंक्शन का भी इस्तेमाल करेंगे साथ में ही, HTML फंक्शन। अब देखिए क्या होता है इससे। यहां पे मैंने एक वेरिएबल लिया $T1। ये हम कोडिंग कहां कर रहे हैं? ध्यान से देखिएगा, बटन के क्लिक के अंदर कर रहे हैं। बटन पे जब क्लिक हो तब ये कोडिंग चलेगी। BT1 के क्लिक पे T1 की वैल्यू मतलब वैल, जो भी वैल्यू आएगी वो इससे रिसीव हो जाएगी और रिसीव होकर के वैल्यू कहां पहुंच जाएगी? देखिए वेरिएबल A में। अब वेरिएबल A की वैल्यू हम चाहते हैं नीचे लिखे हुए पैराग्राफ में पहुंच जाए। ये पैराग्राफ जिसकी आईडी है पैरा1, तो $पैरा1 के HTML में A पहुंच जाए। अब यहां पे HTML फंक्शन इस्तेमाल हुआ, वैल क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ? क्योंकि वैल सिर्फ उन पे काम करता है जो फॉर्म के एलिमेंट होते हैं। फॉर्म के एलिमेंट आप समझते हैं, जैसे बताया मैंने था अभी, इनपुट बॉक्स, रेडियो बटन, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, सेलेक्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट वगैरह, ये सब क्या होते हैं? फॉर्म के एलिमेंट होते हैं। फॉर्म के एलिमेंट की वैल्यू को रिसीव करने के लिए या उसके अंदर वैल्यू को पहुंचाने के लिए, सेट करने के लिए इस्तेमाल होता है हमारा वैल। लेकिन अगर हमें पैराग्राफ, डिव, स्पैन, IB, किसी भी टैग के अंदर, टेबल, किसी भी टैग के अंदर कुछ भी वैल्यू या डेटा सेट करना है या गेट करना है तो क्या इस्तेमाल होगा? HTML। देखिए यहां मैंने लिखा डिजिकोडर्स, सेव पे क्लिक करूंगा, डिजिकोडर्स की वैल्यू उठेगी और नीचे पैराग्राफ में पहुंच जाएगी। यह होता है एक तरह का हमारा वैल्यू को गेट करना और वैल्यू को सेट करना। कोई कंफ्यूजन हो आप बता दीजिएगा। बहुत सिंपल मैं चीजें बता रहा हूं अभी jQuery की, कि ये मैंने एक इनपुट बॉक्स बनाया, ये मैंने बटन बनाई, बटन का क्लिक हैंडल किया, क्लिक के ऊपर वैल्यू को राइट करना सीखा। ये था वैल्यू को राइट करना, उसके अंदर लिखना, और ये है वैल्यू को रीड करना, ये है पैराग्राफ के अंदर वैल्यू को राइट करना। अब मान लो मुझे यहां पे मैंने लिखा एंटर योर एज और मुझे बताना है कि ये यूजर वोट डालने जा सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले बटन के क्लिक के अंदर मैंने कमेंट कर दी ये चीजें। कमेंट का मतलब होता, जानते हैं आप कि कमेंट की हुई चीजें लिखी तो होती हैं बट रन नहीं होती हैं, लिखी हैं लेकिन रन नहीं होंगी। तो $T1 का वैल्यू उठाएंगे, किस में उठाएंगे? एक वेरिएबल में। वेरिएबल का नाम क्या देंगे? मान लो एज,
एज इक्वल टू T1 की वैल्यू, फिर लिखेंगे इफ एज इज ग्रेटर देन 18 और इक्वल टू 18, तो डॉलर ऑफ हैश पैरा 1 में क्या लिख जाए, यू कैन वोट, यू कैन वोट। एल्स, एल्स में लिख जाए डॉलर ऑफ पैरा के अंदर, पैरा 1 इसकी आईडी है, उसके HTML में लिख जाए, HTML यहां लिख जाए यू कैन नॉट वोट। ठीक है, या लिख दिया यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग और यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। बहुत सिंपल है। तो मैंने क्या किया, बटन के क्लिक होने पर मैंने लिखा कि एज की वैल्यू उठाई मैंने कहां से, टेक्स्ट बॉक्स से, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठाई एज में और चेक किया कि क्या वो एज 18 से ज़्यादा है, अगर है तो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा 20 तो आया यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। मैंने लिखा 15 लिखा तो आया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब मान लो मैं चाहता हूं कि जब आए कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग तो इसका कलर ग्रीन हो जाए, और फिर जब आए यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग तो उसका कलर रेड हो जाए। तो इसके लिए फंक्शन इस्तेमाल होता है CSS नाम का। अब मैं ये मैसेज लिखने के बाद इसी पैराग्राफ पे एक दूसरा फंक्शन कॉल करूंगा CSS। तो पैरा 1 का CSS का कलर क्या हो जाए, ग्रीन, और सेम तरीके से पैरा 1 का CSS कलर क्या हो जाए, रेड। तो बड़ा आसान है, किसका कलर चेंज करना है, पैरा 1 का कलर चेंज करना है। तो कलर किस चीज को कहते हैं, CSS की प्रॉपर्टी है ना ये, तो कलर तो CSS फंक्शन के थ्रू करेंगे। CSS के अंदर लिखा क्या चेंज करना है, कलर या फॉन्ट साइज या बैकग्राउंड कलर या टेक्स्ट साइज या फॉन्ट फैमिली या क्या चेंज करना है, जो भी चेंज करना है उस प्रॉपर्टी का नाम लिखोगे और कॉमा करके दूसरे वाले डबल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू लिखोगे। बहुत आसान है। यहां पे 15 लिखा, सेव पे क्लिक किया तो नीचे लिख के आया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग और साथ में वो रेड कलर में आया। 22 लिख करके सेव पे क्लिक किया तो आया यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग और साथ में वो ग्रीन कलर में आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। तो ये हमने 4 फंक्शन समझ लिए, एक डॉलर, वैल, HTML, CSS। कुछ भी कंफ्यूजन हो आप बताइए हमें। अब मान लो, जस्ट इमेजिन इसके साथ में हम कोई और प्रोग्राम बनाते हैं, इसी प्रोग्राम में या नया बनाते हैं। चलो इस चीज को समझने के लिए दूसरा बना देते हैं, प्रोग्राम 3.html। अगले फंक्शन का नाम है attr और prop। ये दोनों ही फंक्शन सेम काम करते हैं, attr और prop दोनों का काम है किसी टैग की एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को चेंज करना, और दोनों ही किसी भी टैग के एट्रीब्यूट कह लो या prop फॉर प्रॉपर्टीज कह लो। तो attr मतलब एट्रीब्यूट और prop मतलब प्रॉपर्टीज। दोनों में डिफरेंस जरा सा है बस, जो एट्रीब्यूट है attr वो डिफॉल्ट वैल्यू को एक्सेस करता है और जो prop है वो करेंट वैल्यू को एक्सेस करता है। ये आपको काम करते करते समझ में आ जाएगा। तो एक नया मैंने प्रोग्राम बनाया, HTML हेड बॉडी, हेड के अंदर स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के ऊपर पहले तो एक दूसरा स्क्रिप्ट जिसके अंदर src jQuery -3.6.1.min.js। फिर इसके अंदर डॉलर ऑफ डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है, डॉलर ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। इसको क्यों लिखते हैं समझाया मैंने अभी आपको, ताकि जो हमारा कोड है वो पेज के लोड होने के बाद एग्जीक्यूट हो, ना कि लोड होने के पहले। यहां मैंने इनपुट बॉक्स बनाया एक,
इनपुट बॉक्स की आईडी ली मैंने T1, इनपुट बॉक्स के ऊपर लिखा एंटर योर पासवर्ड, इनपुट बॉक्स की आईडी ले ली है मैंने, इनपुट बॉक्स का टाइप जो है टेक्स्ट ना लेकर के मैं पासवर्ड ले लिया। इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। आउटपुट में देखिए सिंपल एक आउटपुट आ गया है, एंटर योर पासवर्ड। यहां हम पासवर्ड अपना लिख सकते हैं, बहुत आसान है। अब हम इस इनपुट बॉक्स के आगे एक इनपुट और बनाते हैं, चेक बॉक्स। इस इनपुट टाइप चेक बॉक्स की आईडी ली मैंने CHK1, मतलब CHK1 शॉर्टकट में ले लिया, मतलब चेक 1 है ना, चेक बॉक्स 1 कुछ ऐसे। तो अब मुझे क्या करना है, ये CHK1 का यहां पे क्लिक बनाना है। देखिए ध्यान से, $ऑफ $CHK1 का क्लिक फंक्शन अलर्ट ओके। अभी देखिए यहां पे देखिए एक इनपुट बॉक्स आ गया और एक साथ में क्या आ गया, चेक बॉक्स। इस चेक बॉक्स पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा अलर्ट में आया ओके, और चेक बॉक्स देखो टिक हो गया। फिर से मैंने क्लिक किया उसके ऊपर, फिर से आया ओके, चेक बॉक्स अनटिक हो गया। मतलब चेक बॉक्स के टिक होने पर भी क्लिक कॉल होता है और चेक बॉक्स के अनटिक होने पर भी क्लिक कॉल होता है। अब मुझे करना क्या है, करना यह है कि आपने बहुत सारे जगहों पर देखा होगा, प्रोग्राम को समझिएगा, बहुत सारी जगहों पर देखा होगा कि यहां पर ऐसे पासवर्ड जब लिखते हैं तो यहां पर एक बटन आती है आई की, आंख बटन आती है, आंख बन के आती है उसके ऊपर। उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो वो पासवर्ड दिखने लगता है, और जब फिर से क्लिक करते हैं तो वो पासवर्ड फिर से पासवर्ड बन जाता है, दिखता नहीं है। तो वही हमें करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें पता करना है कि ये चेक बॉक्स करेंटली चेक्ड है कि अनचेक्ड है। तो वेरिएबल C इक्वल टू $ऑफ $CHK1 डॉट प्रॉप, और प्रॉप में मैंने क्या लिखा, चेक्ड। तो चेक्ड नाम की एक प्रॉपर्टी होती है। चेक्ड नाम की प्रॉपर्टी किसमें होती है, चेक बॉक्स के अंदर। अगर चेक्ड नाम की प्रॉपर्टी ट्रू है, इसका मतलब चेक बॉक्स जो है करंटली चेक्ड है, और अगर चेक्ड नाम की प्रॉपर्टी फॉल्स है, इसका मतलब चेक बॉक्स करंटली अनचेक्ड है, अनटिक्ड है। तो यहां पे लिखेंगे इफ C इक्वल इक्वल ट्रू, मतलब चेकबॉक्स अगर टिक किया जाए तो इसका मतलब हम ये मानेंगे कि पासवर्ड शो करना है। तो पासवर्ड शो करने के लिए ये T1 जिसकी आईडी है टेक्स्ट बॉक्स की, इस T1 का जो टाइप है वो अगर पासवर्ड से टेक्स्ट हो जाए तो काम हो जाएगा। तो $ऑफ $T1 का एट्रीब्यूट, कौन सा एट्रीब्यूट, टाइप एट्रीब्यूट क्या हो जाए, टेक्स्ट हो जाए। एल्स T1 का एट्रीब्यूट, कौन सा एट्रीब्यूट, टाइप एट्रीब्यूट क्या हो जाए, पासवर्ड हो जाए। मतलब अगर टिक हो चेक बॉक्स पे तो टेक्स्ट हो जाए, और अगर अनटिक्ड हो तो पासवर्ड हो जाए। देखिए मैंने पासवर्ड लिखा 123123, अभी क्या है ये, पासवर्ड। मैंने इसके ऊपर टिक किया, अब ये क्या बन गया, टेक्स्ट। फिर से मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब ये क्या बन गया, पासवर्ड। ये देखिए, देख रहे हैं आप, मैंने टिक किया, पासवर्ड से टेक्स्ट बन गया, फिर से टिक किया, टेक्स्ट से पासवर्ड बन गया। तो देखिए इस तरह से हम लोग जो है अपना काम शुरू करते हैं, या जे क्वेरी हमको ये हेल्प करेगा अपने पेज को इंटरेक्टिव बनाने में। मैंने आपको पहली चीज कही, पेज को इंटरेक्टिव, क्रिएटिव, सुंदर, अच्छा बनाना हो, अगर पेज में रिस्पॉन्स लाने हो, अगर पेज के अंदर हमें फीचर्स डालने हो, बटन्स को क्लिकेबल बनाना हो, किसी चीज के क्लिक करने पर कोई एक्शन परफॉर्म करना हो, कोई भी इस तरह के काम जो वेब पेज को डायनेमिक बनाते हैं, वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, वो चीज हम लोग jQuery से कर सकते हैं।
कोई क्वेश्चन हो पिछले प्रोग्राम को लेके और इस प्रोग्राम को लेके तो बताइए। तो प्रॉप का हम लोग यूज कब करते हैं, जब हमें करंट प्रॉपर्टी के साथ काम करना होता है, क्योंकि चेक्ड क्या है, चेक्ड एक करंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो करेंटली चेक भी हो सकता है और अनचेक भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है यूजर ने क्या क्लिक किया है, और क्लिक करने में पहली बार क्लिक किया है कि दूसरी बार क्लिक किया है। इसमें यह भी डिपेंड करता है कि वो पहले से चेक था या पहले से अनचेक था। ठीक है, ATTR क्या करता है, एट्रीब्यूट की वैल्यूज को हैंडल करता है। ठीक है, तो ये वैल, HTML, CSS, ATTR और प्रॉप। फिर हम कल वाले फंक्शन पे वापस आएंगे, और कल वाले फंक्शन में मैंने आपको स्लाइड अप, स्लाइड डाउन और स्लाइड टॉगल पढ़ाया था। ऐसे ही इसी प्रोग्राम में कुछ और भी होते हैं, फेड इन, फेड आउट, फेड टॉगल, 3 फंक्शन और होते हैं। तो यहां मैंने आईडी ली btn4, यहां मैंने आईडी ली btn5, यहां मैंने आईडी ली btn6। अब फेड इन, फेड आउट और फेड टॉगल के फंक्शन बनाएंगे ऊपर। तो जैसे ये सारे बनाए थे ठीक वैसे ही बना देंगे। $btn4 के क्लिक पे, क्लिक पे क्या हो, $बॉक्स फेड आउट हो जाए, फेड आउट। ये देखिए मैंने फेड आउट किया था btn4 पे। ठीक इसी तरह btn5 पे क्या हो जाए, फेड इन हो जाए। ठीक इसी तरह btn6 पे क्या हो जाए, फेड टॉगल हो जाए। और प्रोग्राम को रिफ्रेश किया, बटन्स और आ गए। फेड आउट पे क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स हाइड हो जाएगा, हिडन हो जाएगा, बट धीमे धीमे हल्का सा। ये देखिए, अब आपको ये इफेक्ट दिखाई दिया कि नहीं दिया, आप ध्यान से देखिए, बट ये धीमे धीमे हाइड हो रहा है, धीमे धीमे शो भी हो जाएगा, और इससे दोनों काम होंगे। ये देखो, बट अब टाइमर बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 3 सेकंड कर देते हैं। 3 सेकंड में क्या होगा कि धीमे धीमे जो है ये फेड आउट होगा। ये देखो 3 सेकंड लगेंगे इसको, धीमे धीमे जो है फेड इन होगा, और धीमे धीमे जो है इससे भी फेड आउट या फेड इन होगा। फेड इन फेड आउट का मतलब होता है सिंपली किसी एलिमेंट को शो करना या हाइड करना, बट विद सम एनिमेशन, विद सम ट्रांजिशन, थोड़ा इफेक्ट आता है। इस इफेक्ट का इस्तेमाल करके आप किसी चीज को धीमे धीमे हाइड कर सकते हैं, और कुछ नहीं होता इससे। ठीक है, तो जैसे स्लाइड अप से क्या हो रहा था, इससे भी एलिमेंट हाइड हो रहा था, लेकिन धीमे धीमे वो ऊपर की ओर जा रहा था। इस बार थोड़ा फेड आउट में धीमे धीमे गायब हो रहा है अपनी जगह पे। ठीक है, तो ये इस तरह के हमारे jQuery के फंक्शंस होते हैं। तो jQuery बेसिकली पूरी तरह से डिपेंडेंट है अपने फंक्शंस के ऊपर। jQuery बेसिकली कलेक्शन है बहुत सारे फंक्शंस का। jQuery के अंदर बहुत सारे फंक्शंस बना करके रखे गए हैं, जिन फंक्शन का आप अलग अलग समय पर अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना जो मैंने अभी पढ़ाया, डेटा स्ट्रक्चर वाले में भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, और जो मैंने अभी jQuery पढ़ाया इसमें भी यदि किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, किसी फंक्शन को लेकर के, कोई फंक्शन कैसे काम करता है इसको लेकर के, कोई फंक्शन किस तरह का कब यूज होता है ये पूछना है अगर आपको, कुछ भी jQuery को लेकर के। ठीक है, या आप अपने दूसरे किसी भी सवाल को लेकर के भी हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। पुराने जो मैंने टास्क दिए थे वो मैंने शायद कल नहीं भेजे थे, मैं आज की क्लास के बाद सारे टास्क अगेन भेजूंगा, और आप लोग को क्रॉस चेक करना है कि आपने सारे टास्क बना लिए कि नहीं बना लिए। अगर नहीं बनाए हैं तो बनाइए, बिना बनाए टास्क को काम नहीं चलेगा। ठीक है, टास्क बनाने बहुत जरूरी है। प्रोग्रामिंग सीखने में, प्रोग्रामिंग सीखने से ज़्यादा प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, किसी का कोई भी डाउट है तो वो बता सकता है।